चलिए, आवाज़ आ रही है ना आपको? थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, रियली सॉरी। हम तो कोशिश नहीं करते हैं, दुख भी होता है, बुरा भी लगता है कि जब भी मैं आता हूँ ऑनलाइन तभी ये समस्या आती है। पता नहीं क्यों, जितने टीचर हैं किन्हीं में ये समस्या नहीं आती है। मैं आया तो इसका मतलब समस्या साथ में आना, पता नहीं क्या है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको। यूट्यूब का एक फंडा है कि सबके पास वीडियो तभी जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। मेरा नोटिफिकेशन ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे दिल से और हार्टली गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास में आसपास में कोई भी ग्रुप हो तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसलिए नहीं जिससे मेरा नाम हो, नहीं, नेवर, कभी नहीं। इसीलिए जिससे कि उनको मदद मिल जाए हिस्ट्री समझने में, पढ़ने में, सीखने में, और वो आपकी वजह से हो सके। खैर, करना ना करना वो आपके ऊपर है। कहना मेरा था कर्तव्य, हमने उस कर्तव्य को निभा दिया। आइए, चलिए चलते हैं सेशन में अपने। रेडी रहिए, तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पाकिस्तान, एक मिनट इसको क्लियर कर लूं ताकि अभी पहला ही क्वेश्चन जैसे किए तभी कट गया था। आइए, पहला क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान संबंध प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1940, ऑप्शन नंबर सी 1941, ऑप्शन नंबर डी 1942, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन आप 30 को सही करना है, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। और साथ साथ में कुछ ऐसे पॉइंट है जो स्क्रीन पे लिखते जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए अब तेजी से। हाँ, अभय सिंह जी वेरी गुड, अभिषेक जी वेरी गुड, नेहा यादव जी सुपर, अनुज जी बहुत सुंदर, सुपर। चलिए, आरती वेरी गुड। आइए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1940, 23 मार्च। थोड़ा सा लिखते जाइएगा। 1940 को जो है मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन जो होता है वो लाहौर में होता है, ध्यान रखिएगा, वार्षिक अधिवेशन लाहौर में, उसी में पाकिस्तान की मांग की जाती है। लाहौर में, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर ध्यान से सुनिएगा तो। लाहौर में प्रस्तावित किया गया, जिसमें भारत विभाजन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। और इसका प्रस्ताव जो है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, इसका प्रस्ताव जो है यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फजलु हक ने प्रस्तुत किया। बस इतना चीज आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का संबंध प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1940 को, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था। उसी में हिंदुस्तान या कहें तो भारत विभाजन में जो है मांग रखा गया था पाकिस्तान का, और इस प्रस्ताव को जो है फजल हक ने प्रस्तुत किया था। बस इतना याद रखिए, सफिशिएंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? ऑप्शन नंबर ए एससी बोस 1942, रास बिहारी बोस 1942, मोहन सिंह 1942, बाल गंगाधर तिलक इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। सही आंसर के पास चलिए, थोड़ा तेजी से चलिएगा, समय हमारे पास में लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड पढ़ाई करना, तो इसलिए थोड़ा सा तेजी चलिएगा। हाँ, अर्चना जी वेरी गुड, विवेक शर्मा जी सुपर, विवेकानंद कुमार जी वेरी गुड, पल्लवी प्रिया सुपर, मोनिका जी बहुत बढ़िया। चलिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में हुआ था, यह चीज आपको याद रखना होगा। और उसी में रास बिहारी बोस ने ही सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया था। कब? तो 1942 में। इसको ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध, थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वार लिख देते, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आसान क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ है, किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा जो इसका किया गया था, बस इतना ध्यान रखना। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इसमें अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, याद रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था आजाद हिंद फौज का गठन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? आप भी थोड़ा पेन पेपर लीजिए ना, आप भी लिए हुए ना, हाँ आप भी इसमें देखिएगा। मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर लिखिएगा, जब खत्म हो जाएगा तब हम आपके पास आएंगे, ठीक है ना? महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप में राजनीति में आए? पहला ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1930, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। सही के पास चलिए। और ये सारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो आपको, मुझे पता है कि आपको आएगा, 100% पता है कि आपको आता है, लेकिन ये समय इतना खाएगा जो आप अंदाजा भी नहीं सोच सकीगा। ऑप्शन आपका समय खा जाएगा, देखते रहिएगा, अभी तो शुरुआत है। आइए, हाँ, संगम कुमार जी वेरी गुड, आदित्य राज जी वेरी गुड, शैलेश जी वेरी गुड। चलिए 2-3 लोग का ही नाम लेंगे जो पहले हैं, ठीक है ना? बाकी का नाम लेना संभव नहीं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करना। ऑप्शन नंबर बी 1919, ध्यान रखना। देखिए 1919 के पीछे भी बहुत सारी बात है। एक तो पहले महात्मा गांधी 1915 में भारत आते, थोड़ा सा समझ लीजिए। 1915 में भारत आते हैं और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। जो चंपारण सत्याग्रह होता है, खेरा हुआ या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, तीनों कहीं ना कहीं क्षेत्रीय में हो रहा, एक क्षेत्रीय स्तर पे ही हो रहा है, क्षेत्रीय जगह में ही हो रहा है। चाहे वो चंपारण की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, या फिर गुजरात की बात कर लें। लेकिन पहली बार 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। उसका नेतृत्व करके आगे चलने के बाद जिस आंदोलन की नींव रखी जाएगी वो असहयोग आंदोलन होगा, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा आंदोलन में से एक आंदोलन होगा। तो 1919 के बाद ही सक्रिय रूप से महात्मा गांधी जो है इसमें भाग लिए भी थे। और यही जो टाइमिंग था 1919 से 1947, ऐसे भी कह सकते हैं 1919 से 1947, ये पूरा का पूरा जो युग है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी आप याद रखिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। कई लोग जो है इसमें 1905 भी मार रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 1905 मत मारिएगा। कई लोग 1930 मार रहे हैं, कभी मत मारिएगा, क्योंकि 1929 जो है ये सबने बग्या आंदोलन है, वहां तक को गलती से भी मत जाइएगा। हालांकि खैर चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की थी? इसकी पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तीसरा ऑप्शन अबुल कलाम आजाद ने, चौथा ऑप्शन जेबी कृपलानी ने, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। लिख रही सुनीता जी, आंसर बना रही है ना? हाँ, बताइए इसका सही आंसर। हे भगवान, वेरी गुड। ये कौन है? अखिल रंजन जी सुपर, शशि कुमार जी वेरी गुड, धीरज जी बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए आइए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की थी? इसकी अनुशंसा किसने किया था? तो आंसर जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है गांधी, नेहरू, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, और अबुल कलाम आजाद, आजाद के सहयोग से बनाया गया था। उन्नीस 1942 में इसको पेश जो किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें गलती से भी ये गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में गलत होगा तो फिर ये सब क्वेश्चन आपको रुलाएगा। जवाहरलाल नेहरू, और यह अनुशंसा जो थी वो सरदार पटेल का समर्थन था, सरदार पटेल का समर्थन। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, बस घुमा दिया और आपका गलत हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा एक जो है एडवर्टाइजिंग वो जानना बेहद जरूरी है। आपको हो सकता है एक सेकंड के लिए लग जाए कि सुजीत सर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं क्या? मैं एडवर्टाइजिंग करता हूं, लेकिन कभी भी आज तक का इतिहास है मैं किसी बच्चों को ये नहीं कहता हूं आप श्योर सक्सेस में पढ़ो, कभी नहीं। लेकिन मैं हर एक बच्चे को एक बात कहता जरूर हूं कि कहीं भी जाओ एक बार मेरी श्योर सक्सेस जरूर आओ। आप देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरे पटना में नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा काम किसी और संस्था कर रहा है तो आप वहां जाओ, मैं खुद आपका सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही अब रिजल्ट आने वाला है, ऐसे संभव नहीं है। दोस्तों हमारी जो दूसरा ब्रांच है खजांची रोड में खुल गया है। बहुत ऐसे बच्चे आते थे जो बोलते थे सुजीत सर आर्थिक स्थिति कमजोर है, कुछ कम कर दीजिए। चाह के भी हम कम नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझसे जितना बनता था हम करते जरूर थे, लेकिन स्थितियां बहुत लोगों की स्थिति खराब थी। ऐसे कंडीशन में खजांची रोड में मैंने जो ब्रांच खोला हूं उसमें सिर्फ 6000 में, मात्र 6000 में पूरा टारगेटेड बैच है। अगर आप चाहते हैं तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेन कैंपस है दिनकर गोलंबर के पास में है, वहां पे 10,000 का ये कोर्स चल रहा है पीटी के लिए, स्पेशल पीटी, एकदम टारगेटेड बैच है। इसके लिए अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा और यहां भी है 8986255915 और दूसरा नंबर जो है 9334710148। इन दोनों नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये जो चल रहा है कोर्स ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आपके स्क्रीन पे है, बताइए आंसर सही है। एक सेकंड। हाँ, 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी, ऐसे करके समझिए क्वेश्चन को, कहां पर बहुमत जो है हासिल किया गया था? बिहार में, मध्य प्रांत में, मद्रास में, पंजाब में, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? कई कंफ्यूजन होगा, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ बच्चे को छोड़ दिया जाए तो एकदम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। कितने तो बस सोचेगा नहीं बिहार है ना, मारो बिहार। बताइए आप क्या सही मारिएगा? सही आंसर के पास चलिए। अजीत कुमार जी वेरी गुड, मोनिका जी वेरी गुड, शुभम कुमार जी सुपर वेरी गुड, राहुल जी बहुत सही है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रांत में। 1923 की कहानी चल रही है। 1922 में जैसी चौड़ा चौड़ी कांड होता है असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन समाप्त करते ही आगे चल के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन जो होता है मोतीलाल नेहरू, थोड़ा सा लिखते जाइएगा, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा। कहां पे भाई? तो इलाहाबाद में, जो कि आज के नाम में प्रयागराज है। इलाहाबाद में शुरू किया जाता है। और इसी के दरमियान जो है एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके अंदर विधान परिषद चुनाव में 101 सीट में 42 सीट पे जीत हासिल हुई थी कांग्रेस को, स्वराज पार्टी। और इसमें जो है मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत था। बस ये ध्यान रखना, अगर ऐसे पढ़िएगा बहुमत था, अगर ऐसे पढ़िएगा तो फिर कभी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा। एकदम ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तब मजा आएगा। सिर्फ क्वेश्चन से नहीं होगा कि अच्छा 1923 में विधान परिषद चुनाव हुआ था, स्वराज पार्टी कहां पे पूर्ण बहुमत थी और उसमें आंसर रहेगा लिखा हुआ मध्य प्रांत, लेके निकल गए, नहीं होगा। पहले पता किया जाए 1923 में है क्या। स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही है और दूसरी साइड से असहयोग आंदोलन सफल हो रहा है और स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया गया है मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा स्वराज पार्टी और बात कर लेते हैं कि आखिर स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले स्वराज शब्द किसके द्वारा लाया गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लाया गया था। राजनीति में लाने का श्रेय किनको जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को स्वराज को जाता है। और आगे चल के स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन दोनों ने मिलकर किया इलाहाबाद में। इसमें 101 सीट में 42 सीट पे जीत
हासिल किए और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत था। अब जिंदगी में नहीं भूलिएगा, पूछो क्वेश्चन आयोग जहां से पूछोगे, जैसे तुमको उठाना उठा लो क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? इनमें से कौन है जिसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए स्क्रीन पे आ रहा है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर के पास दौड़िए तेजी से, थोड़ा तेजी चलिए। हाँ हाँ पल्लवी प्रिया, वेरी गुड पल्लवी। राहुल जी वेरी गुड। राकेश जी सुपर। दिव्या राज जी वेरी गुड दिव्या। और किनका? नेहा रंजन जी वेरी गुड नेहा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा दिमाग लगाइए, हल्का सा। यहां कहा क्या जा रहा, हमें कुछ नहीं पता कैसे सॉल्व किया। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? अगर फर्स्ट ऑप्शन देखा था दादा भाई नरोजी, सवाल ही नहीं उठता, कहीं से भी नहीं होगा। असंतोष अगर किसी को कहा जाता है यानी कि राजनीतिक में झंडे गाड़ दिए, यानी नहीं बस जो भी चीज होगा लड़ के होगा, झगड़ के होगा, हक लेके होगा, प्यार से नहीं। और वो करने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस दो भाग में विभाजित होती है, गर्म दल और नरम दल। याद ही होगा सूरत देख के डिवोर्स होता है 1907 में। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों फिर से जाके साथ हो जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत के राजनीतिक असंतोष का जो है जनक कहा गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये कहने वाले जो हैं वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन शिरोल, ये ब्रिटिश पत्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पत्रकार हैं। अब तक कांग्रेस जो है, अब तक कांग्रेस जो है, लिखूंगा नहीं समझ लीजिए, अब तक कांग्रेस जो है ये एक जो संस्था बनी थी वो सरकार की वाहवाही करने वाली संस्था बनी थी। सरकार में कौन बैठे हुए हैं? अंग्रेज बैठे हुए हैं, वाहवाही करने वाली संस्था। अब जो कांग्रेस है सरकार का विरोध करने वाली बन गई है। और इसी दरमियान जो है बाल गंगाधर तिलक को राजनीतिक असंतोष का जो है जनक कहा जाता है। और इनके ऊपर मानहानि चला के इनके ऊपर मुकदमा भी चला दिया जाता है। बस सिंपल है और कुछ भी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 96 बहाबी आंदोलन किसने पवित्र युद्ध कहा है? यानी कि बहाबी आंदोलन जो था वो उसको किसने पवित्र युद्ध कहा गया है? और बहाबी अगर देखा जाए आंदोलन तो सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में मुस्लिम धर्मों के अंदर या मुस्लिम संप्रदाय के अंदर जो कुरीतियां आ गई है उन कुरीतियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन एम ए खान, ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद बरेली, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा खान खाना, ऑप्शन नंबर डी टीटू मीर, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर। अमीर आलम जी वेरी गुड। उसके बाद लक्ष्मण कुमार जी वेरी गुड, वेरी गुड। पूनम कुमारी वेरी गुड, सुपर। सुशील सिंह जी वेरी गुड। आइए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद बरेलवी ने बहाबी आंदोलन को एक पवित्र युद्ध कहा। और हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और बरेलवी जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में एक बरेली नाम है जगह का, उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपना बरेलवी रखे हैं। तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम रीति रिवाज, थोड़ा सा मुस्लिम रीति रिवाज के खिलाफ ये बहाबी आंदोलन था जिसको सैयद अहमद बरेलवी ने जो पूरी तरीके से पवित्र युद्ध में से एक युद्ध कहा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर बी सरदार अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर डी गणेश सावरकर, ऑप्शन नंबर ई
इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सही आंसर के पास चलिए तेजी से। हाँ, पल्लवी प्रिया वेरी गुड। अभी जी, कुमार अभी जी वेरी गुड। ज्योति कुमारी सुपर। ब्यूटी सिंह जी सुपर। देखो इंडिया जी वेरी गुड। आइए, इसका सही आंसर जो होगा लाला हरदयाल। थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को किया गया था सेंस फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में है। इसके संस्थापक लाला हरदयाल और अध्यक्ष, कभी कभी पूछ देता है, एक बार मैंने देखा हूं पूछे हुए, इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, बस इतना चीज आपको याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और इसको समझ लीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। 1913 हो रहा है तो इसका मतलब है प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। 1914 से 18 गदर पार्टी की स्थापना, और इस संस्थापक जो है लाला हरदयाल है और इसके अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाकना। बस इतना ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सही आंसर के पास चलिए, तेजी से चलिएगा। अभी तक में किसी का आंसर मेरे पास स्क्रीन पे सही, हाँ दिव्या राज जी वेरी गुड, दिव्या सुपर, बहुत शानदार। निधि जी वेरी गुड निधि। नैन्सी अग्रवाल जी वेरी गुड। बाकी सबका तो गलत ही है। आइए हे भगवान, हे कृष्ण। हाँ, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नरोजी। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप नोट करना चाहें अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नरोजी के द्वारा। और यही अगले साल 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है। डेट याद ही होगा, जिसको स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है कोलकाता में होता है, याद रखिएगा। इसी कोलकाता में जो है यह मांग की जाती है बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा की बात यहीं पे चलती है। यह चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सब कुछ क्लियर है ना। और स्वराज के बारे में पहले भी हमने आपको बता ही दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन था? सेफ्टी बल्ब के रूप में। ऑप्शन नंबर ए एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी बेडरबर्न, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही आंसर। ये एकदम आसान है। हाँ,
अगर शुभम जी लाला लाजपत राय ऑप्शन में देते तब वो सही हो जाता, ऑप्शन में मैंने नहीं दिया हूं, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है कि उसके आसपास कौन सा आंसर सही हो रहा, तभी आपको आगे करना होगा काम। उड़ोन वेरी गुड, सही है आपका। और हाँ, राहुल कुमार जी सही है। लर्निंग घर सही है, लक्ष्मण कुमार जी सही है, वेरी गुड। जीएस सेंटर, भारतीय जीएस सेंटर, वेरी गुड। आइए, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, डफरिन। और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना जो है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही है उस समय भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड डफरिन है, ध्यान रखिएगा। और यही डफरिन जो कहा है सेफ्टी बल्ब की तरह यूज करेंगे कांग्रेस को, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, डफरिन। चलिए नेक्स्ट, त्रिपुरी, जहां सन 1939 को विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहां स्थित है ये त्रिपुरी, कहां पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पहले बताइए आंसर, फिर इसका कुछ क्लू देंगे आपको ताकि आपके दिमाग में आ जाए। हाँ, पंकज सिंह जी, वेरी गुड पंकज जी, सुपर, शानदार। प्रणव आनंद जी, वेरी गुड। अभय सिंह जी, सुपर। संगीता सुमन जी, बहुत सुंदर, सुपर। चलिए, इसका सही आंसर होगा, वो होगा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरी जहां पे 1939, एक बात आप बता दूं, यहां पे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दो तरीके से टक्कर होने वाला है, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरी साइड से महात्मा गांधी के जो सबसे चहेता हैं पट्टाभी सीतारमैया, वो दोनों खड़े होंगे और पट्टाभी सीतारमैया हारेंगे और यहीं पे बोलेंगे पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है गांधी जी, गांधी जी बोलेंगे ये हमारी हार है। ध्यान रखिएगा, कहां है ये त्रिपुरी, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है, बाकी इसमें जानने के तो कुछ है भी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 101 नंबर, भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? अब अच्छे काम कौन कर सकता है, अंदाजा लगा लीजिए, अभी बोलेंगे आंसर नहीं तो फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर। सुनीता जी लिख रही है ना, जो इंपोर्टेंट साइड में लिखते हैं उसको भी साइड में लिखती है ना एक पेज में, हाँ लिखती जाइएगा और क्लास के बाद आपको हम समझा देंगे। जो डाउट होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। हाँ, नीतीश यादव जी वेरी गुड, खुशबू सिंधु जी वेरी गुड, सिस्टर लाइफ वेरी गुड, शिप्रा कुमारी वेरी गुड। ऐसा ऐसा नाम लिखता है भाई, सिस्टर लाइफ, पता नहीं क्या क्या नाम लिख के भेजते हैं। चलिए, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी रिपन। जब तक रिपन रहा 1880 से 1884 तक, तब तक कोई समस्या नहीं रहा। हिंदुस्तान वो 4 साल जो है 1880 से 1884, ये 4 साल स्वर्णिम कालों में से एक रहा। लेकिन जैसे ही रिपन गया उसके बाद स्थिति फिर से ज्यों का त्यों बना रह गया। अब तक जितने भी गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, उनमें सबसे पवित्र काम अगर हिंदुस्तानियों के लिए किसी ने किया तो वो सिर्फ एक था, और वो जो था रिपन था। रिपन के ही टाइम में सबसे अच्छा काम हुआ था। एक चीज और ध्यान रखना कि मेयो, ये मेयो वही है, मेयो के टाइम में एक चीज, कुछ ऐसी बातें जो ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी, इसको याद रखना। लिटन का तो खैर बताना ही बेकार है। अलोकप्रिय
वायसराय में से एक माना जाता है। केनिंग, ये केनिंग वही है जिसने 1857 की क्रांति में सबसे बड़ी भूमिका निभाया था। ये केनिंग वही है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी होता है और भारत का पहला वायसराय भी होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों को और पठानों का दमन किया? पो से पिंडारी, पो से पठान। अब याद रखना, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एम्सहर्ट, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर। नीचे बढ़ते जाइएगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई होता चला जाएगा, है ना। चलिए हाँ, आंसर तो पहले बता दिया जाए। चलिए हाँ, सुनील सैनी जी वेरी गुड। और किनका सही है? नीतीश यादव जी वेरी गुड, खुशबू जी वेरी गुड, मनीष चौधरी जी वेरी गुड, सुनंदा कुमारी जी वेरी गुड, दिव्या जी सुपर वेरी गुड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में पिंडारियों का और पठानों का दोनों का दमन किया गया था। ध्यान रखिएगा, पिंडारी जो है, ये पिंडारी जो लाया गया है मराठी भाषा है, मराठी भाषा है, ध्यान रखिएगा। लुटेरों का एक दल होता था, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पिंडारी मैं बताया कई बार क्लास में भी, लुटेरों का एक दल होता था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होते थे, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों होते थे। कुछ पॉइंट और जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इन्हीं के टाइम में आंगल नेपाल, हेस्टिंग के टाइम में, ये हेस्टिंग का है ना, और हेस्टिंग के टाइम में भला सुगौली की संधि कौन भूल सकता है? जरा बताना तो। सुगौली की संधि 1816 में जो हुआ था, इसको भला कौन भूल सकता है? और ये संधि जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सुगौली की संधि 1816 में जो हुआ था, इसी की वजह से बिहार और नेपाल का बॉर्डर बना हुआ है। यहां तक बिहार है और वहां के बाद फिर से नेपाल है, इसी सुगौली की संधि में। अक्सर जब इंटरव्यू लेता हूं बच्चों का तो ये क्वेश्चन जरूर दागता हूं इतिहास में, क्योंकि इतिहास का क्वेश्चन हमको ही पूछना होता है, तो मैं अक्सर ये क्वेश्चन दागता हूं, सबसे दागता हूं, करीब करीब से दाग ही देता हूं, ताकि मुझे पता चले पता है बच्चों को कि नहीं, और खास करके जो नॉर्थ बिहार में रहते हैं उनसे तो और खास करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? गोद प्रथा निषेध अभी बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे, बस एक बार पहले आंसर आप दे दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ हिंदू राज्यों पर, बी हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों पर, सी कुशासित राज्यों पर, डी उत्तरी राज्यों पर, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर। सही आंसर के पास चलिए, तेजी से चलिए। शिप्रा जी वेरी गुड, अमृता कुमारी जी सुपर, बहुत सुंदर, भावना राज जी वेरी गुड, आरती बहुत सुंदर, सुपर। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ हिंदू राज्यों पे ही गोद प्रथा निषेध का जो है पूरी तरीके से सिद्धांत को लागू किया गया था, जो सिर्फ हिंदू राज्यों पे था। गोद प्रथा निषेध ये था क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। दत्तक पुत्र आज भी कई बार होता है, आप अपने आसपास के गांव में समाज में देखते होंगे, शादी हो जाती है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक कोई औलाद नहीं होता। ऐसे कंडीशन में दंपत्ति जो होते हैं वो दत्तक पुत्र को ले लेते हैं। हालांकि अब तो आईवीएफ है टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू तो हो ही जाता है। खैर साइंस टेक जब पढ़ाएंगे तब वहां पे क्लियर करेंगे क्या है, आईवीएफ यहां नहीं बताएंगे आपको। लेकिन उस टाइम क्या होता था, दत्तक पुत्र ले लेते थे और उसको जो है समाप्त कर दिया था डलहौजी के टाइम में, पूरे तरीके से समाप्त कर दिया था। हड़प नीति जब वो शुरू किया था डलहौजी ने, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये जो गोद प्रथा निषेध था वो सिर्फ हिंदू राज्यों पे ही था। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपका दिमाग को घुमा दिया होगा।
गलत तो कर ही रहे थे, हम तो देख ही रहे बैठ के स्क्रीन पे कि कितना आप गलत कर रहे हैं। चलिए 30 से अगर कम आया तो स्थिति बहुत भयावह है आपकी, पास करने का सपना अधूरा रह जाएगा आपका। अभी भी वक्त है, जान डाल दीजिए अपने आप में, अपने कर्मों में जान डाल दीजिए। न रात को रात समझिए, न दिन को दिन समझिए, बस जल जाइए। और जलिए बस इसीलिए क्योंकि अपने मां बाप का नाम रोशन करना। आइए, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। ब्रिटिश सरकार की जो कौन सी ऐसी भू राजस्व व्यवस्था थी जिससे सूर्यास्त कानून संबंधित था? पहला ऑप्शन रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर डी तालुकदारी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर के पास, चलिए दौड़िए तेजी से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ मत दीजिए। अगर बहुत करना चाहते हैं कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए, बस इतना कीजिए आप अपना रिजल्ट लाके मुझे दिखा दीजिए। सिंपल सा बात है और कुछ भी नहीं। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप लोग इतना दे दीजिए, मेरे लिए इतना बहुत है, करोड़ों अरबों की दौलत से भी बड़ी है। चलिए इसका सही आंसर के पास चलते हैं। हाँ सुनील सैनी जी वेरी गुड, प्रिया वेरी गुड, संजीव हंस आईएस बिहार वेरी गुड संजीव जी सुपर, हरिओम शरण जी वेरी गुड। चलिए इसका सही आंसर जो होगा 104 का ऑप्शन नंबर बी अस्थाई बंदोबस्त। सूर्यास्त कानून जो होता था, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम ले लेता हूं ताकि आपको मजा भी, हालांकि वीडियो बड़ा बन जाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाना। ये एक कर था, सिंपल सा बात है। पहले जो होता था पंचसाला व्यवस्था होता था, 5 साल के लिए कर को निर्धारित कर दिया जाता था। पंचसाला बदलते रहा, आगे चला, आगे चलने के बाद पता चला पंचसाला में जो है जो लोग हैं उनको प्रॉफिट हो जाता, लेकिन गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होता, ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट नहीं होता। उसके बाद 1 साला ले आए, 1 साला लाने के बाद देखते देखते कर्नवालिस का टाइमिंग आ जाता है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाता, लेकिन 1790 में 10 साल के लिए कर देता। ध्यान रखिएगा 1790 की कहानी चल रही है, 1790 आते आते इसको 10 साल के लिए कर दिया जाता है। आगे 1793 में जो है इसको अस्थाई बंदोबस्त ला दिया जाता है, अस्थाई बंदोबस्त कर दिया जाता है। यहां एक चीज और बताऊंगा, यह अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में, यहां 3 कानून लाए गए, एक तरीके से 3 करके कानून लाए गए। एक अस्थाई बंदोबस्त जिसमें क्या था, जमींदार मालिक था, 19% क्षेत्रों पे जो है ये लागू था। अस्थाई बंदोबस्त के बाद महालवाड़ी आया। महालवाड़ी में महाल जो होते थे, नंबरदार जो होते थे, गांव के मुखिया जो होते थे, वही सर्वोपरि होते थे। ध्यान रखिएगा महाल, और महालवाड़ी में जो है आपका 51% सॉरी 30% लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी में 51%, रैयत में किसानों का हुआ करता था, जिसमें 51% भूभाग पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अब लौट के आते हैं कि सूर्यास्त कानून क्या था सुजीत सर। सूर्यास्त कानून ये था कि ये जो जमींदार हुए, जो सूदखोर हुए, जो महाजन हुए, ये लोग को टाइम दिया जाता था कि आपको 12 दिसंबर को 5 बजे सूर्यास्त मतलब सूरज के डूबने से पहले अगर आपने कर नहीं दिया तो आप जमींदार ना होके किसान बन जाइएगा। यही था सूर्यास्त कानून का नियम, और ये जो जुड़ा हुआ था ये अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू किया गया? एकदम आसान है, मैकाले के टाइम में, याद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1844, ऑप्शन नंबर बी 1835, ऑप्शन नंबर सी 1833, ऑप्शन नंबर डी 1813, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर। सही आंसर के पास चलिए, दौड़िए तेजी से। वेरी गुड संगीता जी सुपर, सुशील सिंह जी सुपर, वाजिया प्रवीण जी वेरी गुड सुपर, और एक और है
प्रिया शर्मा जी, यूपीएससी प्रिया शर्मा जी, वेरी गुड, बी, सुपर। ब्यूटी जी बहुत सुंदर, सुपर। आइए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1835। इसमें ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है। मैकाले का प्रावधान से किया गया था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और ये टाइम जो है आपका गवर्नर जनरल जो है बेंटिक है, बेंटिक के टाइम में लाया जा रहा है। और ये बेंटिक वही है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। बेंटिक, ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक ही बनता है। ये बेंटिक वही है जिसके टाइम में सती प्रथा राजा राम मोहन राय लाते हैं। और ये बेंटिक वही है जो शिक्षा के लिए बहुत हद तक काम किया, एक सामाजिक काम ये किया ही किया है। और खास करके सरकारी दफ्तरों में भेदभाव को पूरी तरीके से बेंटिक के टाइम में समाप्त कर दिया गया था। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या काला, क्या गोरा, क्या लड़का, क्या लड़की, क्या हिंदुस्तानी, क्या विदेशी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी तरीके का भेदभाव को सरकारी दफ्तरों से समाप्त कर दिया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 106, तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तिनकठिया जो पद्धति थी वो ब्रिटिश भारत में क्या थी, इसी को बताना। ऑप्शन नंबर ए, जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार की मिट्टी थी। ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की फसलें थी। ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार की ऋतुएं थी। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अब आपके दिमाग में लेगा, देखो सुजीत सर का कमाल, ऑप्शन कैसा कैसा डाले हुए, फंसाने का पूरा बुद्धि लगा दिया। बताओ 3 प्रकार की मिट्टी, वाह। और ये आप ही से सुजीत सर संभव भी है, आप ही ऐसा दे भी सकते हो। थोड़ा सा हंस भी लीजिए, स्ट्रेस क्या लीजिएगा। चलिए इसके सही आंसर के पास दौड़िए। हालांकि ये आंसर सबका सही हो जाएगा, और जिनका गलत हुआ मैं बाहर आ जाऊंगा कैमरे से, आपके मोबाइल से बाहर आके आपको घुसाऊंगा। ध्यान रखिएगा, गलत मत कीजिए इस आंसर को। सिप्रा कुमारी जी वेरी गुड, रोशन जी वेरी गुड। इसमें देखो मंजीर कुमार जी ई ऑप्शन डालते हैं। हे भगवान, देखो गलत लोग आंसर दे रहे हैं, कैसे आंसर गलत ये लोग दे रहे हैं। चलो अब देते ही सब, मैं क्या बता सकता हूं। अब ये सब क्वेश्चन भी, चलिए जनरली सबका आंसर सही था, इसलिए किसी का नाम इस पे क्या लेना। ये तो एकदम सिंपल है, 3 कट्ठिया पद्धति 3/20 है, यानी कि 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे, 20 कट्ठे की भूभाग पे 3 कट्ठे पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी को 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में रहेगा 20/3, तो ये गलत हो जाएगा, कभी भी 20/3 नहीं होगा, याद रखिएगा। जब भी होगा 3/20 होगा, इसको भी दिमाग में रखिएगा, वरना फिर मत बोलिएगा सुजीत सर आपने नहीं बताया। आइए, और हां ऑप्शन में 3 प्रकार की मिट्टी, कुछ मिट्टी उट्टी कुछ नहीं, 3 प्रकार की है। 3 कट्ठिया में 3 प्रकार की फसलें, ये भी नहीं है। और 3 प्रकार की ऋतुएं, ऐसा नहीं है कोई 3 कट्ठिया ऋतुएं, ये सब बस मनगढ़ंत बातें जो आप देख के बच्चों को फंसाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अडियार में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी शिकागो में, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक सही आंसर के पास दौड़िए, तेजी से चलिए, तेजी से चलिए, तेजी से भागिए। ये सब क्वेश्चन अगर गलत करते हैं ना, एकदम हर्ट से बताते हैं। एक बड़े भाई होने के नाते भी, एक गुरु होने के नाते भी, और एक पारिवारिक टीचर होने के नाते भी मन करता ना आपके पास में आके थोड़ा सा कान को ऐसे घुमा दूं, हल्का सा, सही बताता हूं, और प्यार से। ये सब क्वेश्चन गलत आप मत कीजिए। आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो डिजर्व करते, ये सब क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लगाए हैं, आप गलत मत कीजिए, और कर ही रहे गलत। मुझे जो डर था एकदम सेम टू सेम वही हुआ। मुझे पता है ना कहां से आप फंसिएगा। आपको फंसाना तो बाएं हाथ का खेल है,
और फंसा दिए हम आपको। आइए आइए यहां पे किसका है, क्या बोलूं सही आंसर, सिखा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी, इधर एक मिनट देखिए ना, इधर देख लीजिए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की बात कर रहा, और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में हुई है। अगर भारत में लिखा रहता कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी, तब आप अडियार जाते, अडियार चेन्नई। लेकिन भारत नहीं लिखा हुआ, तो फिर अडियार क्यों मार रहे हैं आप, बताइए, ऐसी गलती क्यों करते हैं आप? और फिर रो के निकलिएगा एग्जामिनेशन हॉल से 12 तारीख को, और बदनामी मेरे ऊपर बांधिएगा, सुई सर आप सही से नहीं पढ़ाते हैं, आप बोले थे क्वेश्चन आएगा, नहीं आया। अरे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट तो वही है। ये सब क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता आपका, जी। और ये जो स्थापना की गई थी 1875 में, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। और ये जो है एक रूसी महिला थी जिसका नाम था, थोड़ा नाम जो है टफ है, ब्लावेट्स्की, और दूसरी एक अमेरिका पुरुष थे जिनका नाम थे, नाम आई थिंक अल्कॉट, हां अल्कॉट। और इसका यहां से न्यूयॉर्क से लाके भारत के अडियार में, चेन्नई में इसकी स्थापना किया गया, और इसका मुख्यालय जो बनाया गया 1882 में। ध्यान रखना, बस हो गया, सिंपल तो है, कुछ डेट को याद रख लेना है। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में, ब्लावेट्स्की और एल्कॉट, इन दोनों के द्वारा, कहां पे, न्यूयॉर्क में। सिंपल है, न्यूयॉर्क में किया गया है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछ रहा, भारत में आपसे पूछ नहीं रहा, ऑप्शन लगाया गया, ऑप्शन में फंसाने की कोशिश किया हूं और आपको फंसा दिया, अडियार मारना शुरू कर दिए, और फिर रोना भी शुरू कर दीजिएगा ऐसी गलती के बाद। वहां सुजी सर थोड़ी एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, नहीं जाएंगे वहां पे हम। नेक्स्ट है, डिरेजियो कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 निरक्षर यूरोपियंस, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षित जर्मन युवक, ऑप्शन नंबर डी शिक्षित यूरोपियंस, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, नहीं आप पहले बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, अभी गलती से बता ही देते हैं। हां सिप्रा कुमारी जी, वेरी गुड, आपका सही है, सुपर। रुपेश प्रताप जी, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं 9334710148, और अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 7667754771। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉलिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि सिस्टम कम, मोबाइल मेरे हाथ में ही है, और इस टाइम में जो है ये एरोप्लेन मोड में है, कॉल नहीं लगेगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप करने का। चलिए बताइए सही आंसर। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षित जर्मन युवक डिरेजियो थे। ये सच बात है, थे ये बंगाल के, लेकिन इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था और अंग्रेजी में शिक्षित थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर। डिरेजियो जो बताए थे, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बताएं क्योंकि थोड़ा टाइम भाग रहा है। डिरेजियो जो है सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे, बस सिंपल यही है। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आरसी मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है, जिनके विचारा अनुसार फर्स्ट ऑप्शन यह सामंती विद्रोह था, ऑप्शन नंबर बी यह जनता का विद्रोह था, ऑप्शन नंबर सी समान जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था, ऑप्शन नंबर डी यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही आंसर। हाँ सिप्रा जी वेरी गुड,
और ब्यूटी जी वेरी गुड, पल्लवी वेरी गुड, प्रिया वेरी गुड, सुपर, अभिषेक जी सुपर, नीतीश जी वेरी गुड। आइए, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण जो था सहानुभूति था। आरसी मजूमदार का ये जो था ये कोटेशन था और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बस सिंपल और ज्यादा कुछ जानने का नहीं है। ये वही है जिन्होंने 1857 की क्रांति को ना तो प्रथम कहा था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम कहा था और ना तो प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा था। ये वही है आरसी मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन्यासी विद्रोह किस काल का है? सन्यासी, ध्यान रखिएगा, सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए 1763 से 1800, ऑप्शन नंबर बी 1795 से 1816, ऑप्शन नंबर सी 1766 से 1772, ऑप्शन नंबर डी 1783 से 1799, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सही आंसर के पास चलिए, तेजी से चलिए, समय लिमिटेड है हमारे पास में। हाँ, अमरीश जी सुपर, गौसिफ फिरदौस जी, फिरदौस जी सुपर, आपका भी सही है। पल्लवी वेरी गुड, ब्यूटी जी वेरी गुड, और मुकेश चौरसिया जी सुपर, मुकेश जी वेरी गुड, सुनील सैनी जी वेरी गुड। चलिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1763 से 1800। सन्यासी विद्रोह का काल जो है 1763 से 1800 तक। और आनंदमन बंकिम चंद्र चटर्जी, एक मिनट, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में आनंद मठ में इसकी चर्चा हुई है, चर्चा की गई है। वारेन हेस्टिंग इसको दबा दिया। बस सिंपल यही है, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में, जो उनकी रचना थी आनंद मठ, उसमें जो है सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। बस इतना ध्यान रखना है। और वारेन हेस्टिंग ने इसको दबा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य किया गया? किस युद्ध के बाद? पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर के पास चलिए। हाँ, ब्यूटी जी वेरी गुड, सुपर, अंकित ठाकुर जी सुपर, वेरी गुड, शीतल सचदेवा जी वेरी गुड, शीतल सुपर, रितेश जी बहुत सुंदर, एनसीईआरटी पाठशाला सुपर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद सहायक राज्य बनाने के लिए टीपू को पूरी तरीके से बाध्य कर दिया गया। और यह युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 के बीच चला था। ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ युद्ध के बाद तो 1799 में इसकी मृत्यु ही हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आइए नेक्स्ट जो है 112 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य में हुई थी? इलाहाबाद की संधि हो रही है, इलाहाबाद की संधि
1765 इलाहाबाद की संधि हो रही है, यानी कि 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा, उसके बाद ही संधि हो रही है। अब जरा बताइए, बक्सर का युद्ध अगर याद होगा तो संधि तो आसानी से आप कर दीजिएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम, बलवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, सुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही आंसर। 1 सेकेंड। सही आंसर के पास चलिए। हां, ब्यूटी जी वेरी गुड, शीतल जी वेरी गुड, रागिनी सुपर वेरी गुड, अविनाश चौधरी जी वेरी गुड, प्रतिज्ञा पाल जी सुपर, वाह, विकास जी बहुत सुंदर। इसका सही आंसर 1765 इलाहाबाद की संधि हो रही है। किसके किसके बीच हो रही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला। शाह आलम जो है भारत का बादशाह है, मुगल बादशाह का कह सकते हैं इसको। रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेज की तरफ से लड़ा सेनापति है। और सुजाउद्दौला जो है, एक सिराजुद्दौला था और एक सुजाउद्दौला था। जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब था, और जो सुजाउद्दौला है वो अवध का नवाब है। इन तीनों के बीच में जो है संधि हो रही है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों के बीच में 12 अगस्त 1765 को यह संधि हो रही है। बस इतना ध्यान रखना आपको, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं याद रखना। और दूसरा जो है, अगर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, दूसरी संधि जो हुई है इलाहाबाद की, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। दूसरी संधि इलाहाबाद की जो हुई है वो क्लाइव और अवध के नवाब के बीच, क्लाइव और अवध के नवाब यानी कि सुजाउद्दौला नवाब के बीच हुई है। बस चलिए नेक्स्ट आते हैं। थोड़ा लिखते भी जाइएगा, समय नहीं है ना मेरे पास में, तो कम से कम आप लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम देगा। आज लिख लीजिए, वरना 12 तारीख को तो 3 बजे हम चिल्लाएंगे ही और आपको सुनना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। और अगर आज सुन लिए तो 12 तारीख को रोना नहीं पड़ेगा। सोचना, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि आप मेरे सानिध्य तो बैठे नहीं है, आप तो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं एसी में। तो आप मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। बसीन की संधि 1802 में किस किस के बीच में हुई थी? बड़ा आसान क्वेश्चन है। बसीन की संधि, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन करीब है, अंग्रेज टीपू सुल्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज होलकर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और गायकवाड़ के बीच में। ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही आंसर। हां, सिप्रा जी वेरी गुड। अंबिका सक्सेस, वेरी गुड अंबिका जी। सोनू सर चैनल, वेरी गुड सोनू जी, सुपर। बालो राजा, वेरी गुड बालो राजा जी, बड़ा खतरनाक खतरनाक नाम है। पूजा, वेरी गुड, सुपर। बसीन की संधि 1802 में होती है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके किसके बीच होती है? तो इनके बीच होती है, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में होती है बेसिन की संधि। इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट जो है याद रखना है। दिसंबर 1802 में होती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें पेशवा बाजीराव को संरक्षण प्रदान किया जाता है सहायक संधि के द्वारा। संरक्षण किया जाता है, बस सिंपल है और कुछ भी नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी, बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवा बाजीराव के बीच होता है 1802 में। क्लियर है? थोड़ा दिसंबर इसलिए लिख दिया हो ताकि याद रख ले, कभी महीना का भी झंझट आता। चलिए दोस्तों, एक बात तो और बता दूं कि हमारी संस्था जो है नवरात्रा के बाद यानी कि 18 अक्टूबर के बाद, यानी 18 अक्टूबर को 6 बजे सुबह से क्लास स्टार्ट हो रहा है। खजांची रोड हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच ओपन हुई है वहां, ये उनके लिए हुआ है। मात्र 6000 में टारगेटेड 67th प्रीलिम्स श्योर सक्सेस। ये उन बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, पटना में किसी तरीके से तो गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी भी सिविल सर्विसेज संस्था में एडमिशन ले सकें। तो ऐसे कंडीशन में हमारी संस्था ने उन बच्चों को गोद एक तरीके से लिया है और आपको हम सबसे कम फीस में पूरे पटना में हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे श्योर सक्सेस आपका हो जाए। 67 और जो मेरा मेन ब्रांच है दिनकर गोलंबर, वहां जो है यही कोर्स को पढ़ने के लिए आपको 10,000 फी देना पड़ेगा। थोड़ा सा बदलाव है, जैसे ग्रुप डिस्कशन वहां नहीं होगा, डेली टेस्ट वहां नहीं होगा, वीकली टेस्ट वहां होगा लेकिन डेली टेस्ट नहीं होगा। और अगर वहां डेली टेस्ट होगा तो उसके अलग से फी लगेंगे, लेकिन वहां 6,000 है और यहां पे 10,000 है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप एडमिशन ले लीजिए 8986255914 और दूसरा नंबर है 9334710148। इन दोनों नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी संस्था में जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट है, तो ध्यान से रखिए। अगर आपको लगे कि मुझे संस्था में ज्वाइन करना चाहिए, श्योर सक्सेस होना चाहिए, तो आप हमारी संस्था में जुड़ सकते हैं। 18 तारीख से क्लास स्टार्ट है और साथ साथ में ऑप्शनल भी, हिस्ट्री ऑप्शनल के भी क्लास जो है 18 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आधुनिक भारत से स्टार्ट हो रहा है, आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, दुख और सुख के बीच का मार्ग। ऑप्शन नंबर बी, आत्मा और परमात्मा के बीच का मार्ग। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग। ऑप्शन नंबर डी, ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसको तो आप गलत कर ही लीजिएगा किसी न किसी तरीके से, मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर है। हमें पता था अभी तक किन्हीं का सही नहीं है। मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ना, अभी तक किन्हीं का आंसर सही नहीं आया, अभी भी नहीं आया। हां, आरती सिंह जी, वेरी गुड आरती, सुपर। आरती का सही है, सॉरी आरती जी का सही है, और अभी तक भी किसी का सही नहीं है। आरती जी छोड़ के किसी का भी नहीं सही है। हां, एक और, ये कौन आया है? पल्लवी प्रिया, वेरी गुड पल्लवी, इनका सही है। चलिए रहने दीजिए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना अधिक काम भोग और ना अधिक काया क्लेश। ना तो अधिक काम ना तो अधिक भोग, तो ना अधिक काया ना अधिक क्लेश। और ये बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग में से एक है, सिंपल सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं रहे आप पूरा सर्किल कीजिए, सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कौशल श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी अंग चंपा। सुनीता जी बना रही हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो भी डाउट होगा ना लिखते चले जाइएगा और जैसे खत्म होगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ऑप्शन नंबर सी चेदी कांपिल। ऑप्शन नंबर डी मत्स्य विराटनगर। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें सुमेलित नहीं है, एक है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। कौन नहीं है सुमेलित बताइए?
हाँ, उत्तम सिन्हा जी वेरी गुड, मेघा जी सुपर, पूनम जी वेरी गुड, सुधांशु जी वेरी गुड, राजेश झा जी वेरी गुड, सुपर, बहुत सही। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी गलत है। कौशल श्रावस्ती सही है, अंग चंपा सही है, मत्स्य विराटनगर सही है, लेकिन चेदी और कांपबिल ये क्या है, गलत है। इसको मैंने आपको बड़े प्यार से बताया था। कौशल श्रावस्ती ये तो अच्छे तरीके से समझा दिया था। दूसरा अंग चंपा, अंग जिसका होगा खूबसूरत वही तो चंपावती कहलाएगी। इस तरीके से ट्रिक के थ्रू समझाया था आपको पूरा। मत्स्य, मत्स्य रूप मतलब क्या है, विराट वाला रूप, तो विराटनगर आपको सिखा दिया था। लेकिन यहां पे चेदी का कांपिल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये इसका गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान सबसे पहले समझ लेते, चेदी जो है ये चेदी बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड में है और इसकी जो प्राचीन है, प्राचीन राजधानी सोथित, जिसको कहा जाएगा कांपिल, पांचाल की राजधानी होगी। हाँ, हाँ, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। हमने आपको बताया चेदी, चेदी का कांपिल्य नहीं होगा बल्कि चेदी का होगा सोथितवती। इसकी राजधानी सोथितवती जाएगा और कांपिल्य जो है, कांपिल्य की राजधानी जो जाएगी वो पांचाल जाएगी। ध्यान रखिएगा, कांपिल्य का पांचाल होगा, ये नहीं कि कांपिल्य का चेदी होगा। बस सिंपल से अगर पता होगा तो आसानी से बता दीजिएगा। और ये रटने वाला है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर याद है, और याद तो आपको करना ही पड़ेगा, 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद को याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन, और आपको ट्रिक के थ्रू हमने समझा दिया हूं सारी की सारी बातें। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से इनमें से कौन सराहना कर दिए थे? ऑप्शन नंबर ए टॉलमी, ऑप्शन नंबर बी डिमेकस, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी प्लिनी दी एल्डर, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल धीरज जी वेरी गुड, सुपर। सचिन सन्याल जी वेरी गुड, कमलेश राज जी सुपर, वेरी गुड। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें सभी लोग करीब करीब सही बता देंगे। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारतीय समाज को जो है इन्होंने 7 भागों में बांटा था। 7 भागों में बांटा था और इसी के लिए इन्होंने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए गलती से भारतीय समाज की सराहना कर दी थे, और वो जो था वो मेगास्थनीज ही था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरनार शिलालेख संबंधित है, ये तो आसान है, ये तो आराम से आप बना दीजिएगा। फर्स्ट रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदामन से, रुद्रसेन प्रथम से, खारवेल से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के साथ में छेड़छाड़ किया गया है, आप गलती से गलत मत कर दीजिएगा। बिल्कुल आदित्य दुबे जी सुपर,
आशीष रॉय जी वेरी गुड, गुलशन जी वेरी गुड, राजीव जी वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन से। ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन से। यह शिलालेख जो है वो गिरनार पर्वत पे है। संस्कृत भाषा में पहला शिलालेख। बस इतना बस जान लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 168 नंबर, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? कौन ऐसा था जो एक कुशल संगीतज्ञ भी था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी अशोक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फंसिएगा जरूर इस क्वेश्चन में आप, मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर है, आप फंस जाइएगा। मंटू पाठशाला वेरी गुड, मंटू जी, कमलेश जी सुपर, बहुत सुंदर। कुमार ब्लॉग्स वेरी गुड कुमार जी, प्रभाष यादव जी वेरी गुड सुपर, निशा सिंह राजपूत जी वेरी गुड सुपर निशा, बहुत सुंदर। चलिए इसका सही आंसर के पास चलते हैं, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। थोड़ी सी गुप्त वंश के बारे में हल्का सा चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया, यह सच बात है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त मौर्य मत चले जाइएगा मौर्य वंश में, यहां गुप्त वंश की बात कर रहा हूं, गलती से भी गलत ना हो जाए आपके दिमाग में। चंद्रगुप्त प्रथम जो था उन्हीं की औलाद जो था वो समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त के बारे में आप क्या कहना, पता ही होगा, भारत का नेपोलियन अगर कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर जगह विजय, ये पैदा ही हुआ था विजय लेने के लिए। अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा, लेकिन जब तक जिंदा रहा युद्ध ही युद्ध करते रहा। अगर देखा जाए तो इसकी तुलना फ्रांस के नेपोलियन से किया जाता है। यह अलग बात है, आपके दिमाग में आ सकता है सुजीत सर पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आया, समुद्रगुप्त ने आया, उसके बाद ही तो आया नेपोलियन। लेकिन तो करना चाहिए नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से। उस समय इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी जितनी नेपोलियन को मिली थी, जितनी नेपोलियन को मिली थी। नेपोलियन जग जीत रहा था और ये हिंदुस्तान जीत रहा था, यही दोनों में अंतर हो जाता है। क्लियर है ना? और आगे चलने के बाद इनकी जो औलाद आएगा वो भी बड़ा ही पावरफुल आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जब भी इतिहास पढ़ा जाता है दो चीजों से पता चलता है, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक मतलब किसी के द्वारा लिखा गया हो, और पुरातात्विक यानी खुदाई के दौरान किसी वस्तु की प्राप्ति हो, उस वस्तु से पता चलता है उस टाइम का समाज कैसा था, राजनीति कैसा था, आर्थिक कैसा था, सांस्कृतिक कैसा था, भौगोलिक कैसा था परिवेश। वहीं पे जो सिक्के मिले थे, उसी सिक्के में जो है समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए मिला था, तो उससे पता चला था कि समुद्रगुप्त संगीत का भी बहुत बड़ा दीवाना है, हर चीज में निपुण था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा समुद्रगुप्त। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चांदी के सिक्कों का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त पराक्रमांक, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए। शीतल सचदेवा जी वेरी गुड, वीरकेश मेहता जी वेरी गुड, सीमा विश्वकर्मा जी वेरी गुड, उत्तम सिन्हा जी वेरी गुड। सब कॉपी कर लिए क्या? एक बगल से सब सही बता रहे हैं। आइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के चलाने वाला।
जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, या फिर विक्रमादित्य भी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, एक बात और बता दूं कि हमारी संस्था में 2 ब्रांच ओपन हो गई है। बस सिर्फ पटना छोड़ के कहीं दूसरी जगह हमारी संस्था का कोई भी ब्रांच नहीं, श्योर सक्सेस का। और पटना में भी सिर्फ 2 जगह है, एक दिनकर गोलंबर मेन ऑफिस है और दूसरा खजांची रोड राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल में है। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, कमजोर है, जो किसी तरीके से पटना में तो निवास कर रहे हैं, खा तो किसी तरीके से रहे, लेकिन पढ़ने की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि किसी भी सिविल सर्विसेज संस्था में जाके एडमिशन वो करा सकें। ऐसे कंडीशन में हम उनके लिए लेकर आए हैं मात्र 6000 में टारगेटेड 67 प्रीलिम्स को। आप पढ़िए, अपने सपने को पूरा कीजिए। जहां तक मेरा बनेगा हम सहयोग करेंगे, हमारी संस्था आपके साथ में हमेशा लगी रहेगी, सहयोग करेगी। और दूसरा ब्रांच जो है दिनकर गोलंबर के पास में है, जहां की फी जो है 10,000 है। हां, कुछ तो अंतर है, जहां 6 और कहां 10, दोनों में अंतर है। उसमें अंतर बस इतना सा है कि वहां डेली टेस्ट नहीं होगा और यहां डेली टेस्ट होगा। वहां वीकली होगा, यहां वीकली तो चलेगा ही चलेगा। यहां ग्रुप डिस्कशन भी चलेगा, वहां ग्रुप डिस्कशन नहीं चलेगा। यहां आएंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, वहां वो नहीं करेंगे क्योंकि वहां टारगेटेड बैच है। थोड़ा सा तो कमी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस कमी से आपका रिजल्ट रुक जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी संस्था में, और हमारी संस्था हमेशा आपके लिए ओपन है। दुर्गा पूजा नवरात्रि खत्म हो गया है, अब अपने सपने को पूरा करने के लिए जान डाल दीजिए। नंबर जो डिस्प्ले हो रहा 8986255914, दूसरा नंबर जो है 9334710148। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में यह सुविधा अवेलेबल है। आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन से भी और ऑफलाइन से भी। और साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं, हिस्ट्री ऑप्शनल का न्यू बैच जो कि मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट होने वाला है, वो 18 अक्टूबर को दिन 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। सोमवार दिन है, 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आइए। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि हिस्ट्री को या किसी भी ऑप्शन को हमेशा अपने गले लगा कर रखिए, उसको साइड कभी मत कीजिए। हर दिन पढ़िए ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शन ही फाइनली आपका रैंक डिसाइड करेगा और ऑप्शनल ही आपको एसडीएम की कुर्सी पे ले जाकर बैठाएगा। बाकी सब चीज तो आप पढ़ते ही रहते हैं, बस ऑप्शनल। तो ऑप्शनल की क्लासेस जो है बंद नहीं है, ओपन है हिस्ट्री ऑप्शनल की। आप हमारे साथ जुड़ के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा। हमने कोशिश किया कि आपको बेस्ट दे सकें। आपकी कोशिश रहेगी कि अब अगर भविष्य में यहां से क्वेश्चन निकले तो आपका गलत ना हो। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई कमेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां पे जवाब आपको दे